गुड आफ्टरनून। सो हम लोग शुरू करते हैं आज क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। सो फर्स्ट ब्रीफ में मैं बताऊंगा क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या करना है, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू as well as from research point of view, because unless until you don't know classical mechanics, you cannot do good in quantum mechanics, neither you cannot apply it into a statistical mechanics. So it's a very fundamental topic. Okay, so let's try to go for what are the course structure of classical mechanics. So this is classical mechanics, and today we will just discuss basic definition, and this basic definition is very important. ठीक है। सो वो पहले देखेंगे, बट एक बार मैं कोर्स कंटेंट कर लूं और कहाँ हमें फोकस करना है अभी के एग्जाम के पैटर्न के दिमाग के हिसाब से, वो हमें देखना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन। In the Lagrangian formulation, obviously you have equation of motion and cyclic coordinate, equation of motion and cyclic coordinate, and conservation principle. So mainly conservation of momentum. And then you have Hamiltonian formulation, है ना? So Hamiltonian formulation, and here again we will go for equation of motion, and obviously cyclic coordinate is the part of that. तो जो भी हम Lagrangian में सीखेंगे वो हमें Hamiltonian में आएगा ही आएगा, but one more important thing is the conservation of energy. इसको लिखते जाओ, इसलिए लिखते जाओ ताकि एग्जाम में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी बाद में। ठीक है। आपका एक कॉपी में सारा चीज होना चाहिए जो क्लास में चल रहा है ना। And once you will do the Hamiltonian formulation, then you will start actually classical mechanics. Okay. Okay, these two are formulation. यहाँ जस्ट एक सीखते हैं, फॉर्मुलेशन के बारे में सीखते हैं, और फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में जो असली एजेंडा है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो देखते हैं। वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है पॉइजो ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। तो वहां पर हम ये सारे चीज देखेंगे। ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मुलेशन पार्ट। सो मैं पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वन इज अ फॉर्मुलेशन पार्ट एंड अनदर इज एप्लीकेशन पार्ट। तो जो आप यहाँ सीखे हो उसी को अप्लाई करोगे डिफरेंट टाइप के सिस्टम के ऊपर। ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम? सो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, फर्स्ट वेरी फेमस सिस्टम इज द स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन के जो सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के मास स्प्रिंग सिस्टम्स, और कैसे स्मॉल ऑसिलेशन की क्राइटेरिया क्या है, क्या जरूरत है उसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। एंड थर्ड इज ऑल अबाउट रिजिड बॉडी। थर्ड इज ऑल अबाउट रिजिड बॉडी। ठीक है। सो दिस इज थ्री एप्लीकेशन, जहां पर तीन तरह के एप्लीकेशन आपको सीखने हैं। तीनों का अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग रोल है, और ये तीनों इतने फंडामेंटल एप्लीकेशन है कि इसी का आउटकम आप इन फ्यूचर रिसर्च में देखोगे,
क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे, इवन एटॉमिक फिजिक्स में देखोगे, ये सारे का एप्लीकेशन ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम सन अर्थ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सन अर्थ सिस्टम में केपलर्स लॉ हम यूज करते हैं, और केपलर पोटेंशियल क्या है, -k/r। ठीक है, सो उसकी जब तक हम सारी सिमेट्री क्लासिकली नहीं समझ लें, तो हाइड्रोजन एटम को क्वांटम मैकेनिकली समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन अ सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सो वो जो कंजर्व होता है एंगुलर मोमेंटम, उसका क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरह से एप्लीकेशन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, सो आप कभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स को और क्वांटम मैकेनिक्स को सेपरेटली नहीं कर सकते हो, ऑलवेज दे विल गो, एक दूसरे के साथ साथ ही चलेंगे। कैसे चलेंगे वो डिफरेंट बात है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खास करके इस बार का एग्जाम का पैटर्न या इससे पहले भी जो पैटर्न है, आप अगर देखोगे तो क्लासिकल के क्वेश्चंस वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे, एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वो क्लासिकल के क्वेश्चन टफ इसलिए होते हैं क्योंकि अब वो क्लासिकल मैकेनिक्स का पूरा कोर्स जो है, पूरी की पूरी ओरिएंटेशन जो है, वो जा चुकी है बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन नंबर 1 इज द सिमेट्री, एंड नंबर 2 इज द मेनली नॉन लिनियर डायनेमिक्स। ठीक है, इसकी तरफ आपकी पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स जा चुकी है। ठीक है, सो ये फॉर्मुलेशन करने के बाद, इस फॉर्मुलेशन को इस एप्लीकेशन पे ले आने के बाद, हम लोग को थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा एनएलडी के बारे में भी, नॉन लिनियर डायनेमिक्स। ठीक है, जो कि डायरेक्टली तो आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हर साल 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। एवरी ईयर 2 क्वेश्चन इज फ्रॉम एनएलडी। अब बच्चों को पता भी नहीं होता है कि वो नॉन लिनियर डायनेमिक्स के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप नॉन लिनियर डायनेमिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग नहीं कर सकते। क्या नॉन लिनियर डायनेमिक्स है, ये है, इसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पार्ट जो होता है वो एसटीआर है ना, ये हम सेपरेटली कर सकते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दिस इज द होल क्लासिकल मैकेनिक्स टॉपिक। इसके अंदर कई सब टॉपिक भी हैं, तो वो हम टॉपिक करते समय हम समझते जाएंगे। नाउ एज अ माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, 15 से 20 साल का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो ये कहता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज सो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग, कि आपको कुछ भी याद करने का बर्डन नहीं लेना है क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन इसकी टफनेस कहाँ है, इसकी टफनेस है एनालिसिस में। देखो, हर एक टॉपिक का अलग अलग टफनेस लेवल होता है। जैसे किसी टॉपिक में आपको याद बहुत करना होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं होती है। किसी टॉपिक में मैथमेटिक्स बहुत होती है, लेकिन आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता है। क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसी टॉपिक है जिसमें सिंपल मैथमेटिक्स तो है, लेकिन एनालिसिस बहुत ही डीप रूटेड एनालिसिस है। ठीक है, सो हमें इसी कारण कई जगह पर क्लासिकल मैकेनिक्स को हम एनालिटिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। एनालिटिकल मैकेनिक्स, so you have to analyze each and everything, there are a lot of approximation, there are a lot of thing जिसको कि आपको एनालाइज करना है और उसे समझना है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम नॉन लीनियर डायनेमिक्स में जाएंगे, इनफैक्ट यहीं पर स्मॉल ऑसिलेशन के पहले ही हम थोड़ा बात करेंगे, फेज स्पेस की भी बात करेंगे, है ना, फेज स्पेस एंड फेज कर्व। ठीक है, ये हमारा मेन एजेंडा है, और इसे हम देखते हैं कैसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है, देखो, मेरा पढ़ने पढ़ाने का तरीका सिंपल सा है कि मैं हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन में बिलीव करता हूँ। सो हम लोग आपस में ही बात करके चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और आप निश्चिंत रहो, जैसे जैसे कोर्स होता जाएगा वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, नाउ मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई, व्हाई यू नीड क्लासिकल मैकेनिक्स? +2 में तो न्यूटन्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, +2 में सारे लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था। और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो अल्टीमेट फाइनल कैलकुलेशन जाएगा, वो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन ही होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहे हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ऑफ दैट, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट F इज इक्वल टू ma। इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स न्यूटन्स लॉ।
तो आप देखो लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर जाओगे तो पॉइजो ब्रैकेट के थ्रू भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। फाइनल आउटकम तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, लेकिन फिर भी एक बिल्कुल ही न्यू चैप्टर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ही न्यू वे ऑफ लर्निंग हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। व्हाई दैट? बताओ गरिमा, क्यों ऐसा कर रहा है? क्या जरूरत है एक नए टॉपिक की चीजों को समझने के लिए? वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय सब कुछ एनालाइज नहीं हो पाता है? नहीं, न्यूटन्स लॉ को अगर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं, वी कैन सॉल्व द ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन। एक्स वर्सेस टी अगर आप देख लेते हो तो ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर सकते हो, है ना? मोमेंटम निकाल लो, पोजीशन निकाल लो, उसे निकाल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। देन वी कैन टॉक अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन, है ना? देन उसके बावजूद भी आपको एक अलग, तो आप सोच सकते हो पूरी की पूरी अलग टॉपिक हमें, जैसे हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो हमें थमा दी जाती है। आपने सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, केपलर्स थ्री लॉ वहां भी पढ़े हैं, पढ़ा है ना प्लस टू में? फिर आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर वहां भी पढ़ा है, प्लस टू में नहीं पढ़ा है? हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जरूरत होगी। सिंपल पेंडुलम आपने वहां भी पढ़ा है, लेकिन फिर से क्यों? आपने रोलिंग स्लिपिंग वहां भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या? सब पढ़ा है वहां पर, लेकिन फिर भी एक पूरी की पूरी नई थ्योरी हमें डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है? सो व्हाई दिस न्यू थ्योरी इज दिस? बताओ क्या सोच रहे हो, बताओ जरा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें एक नई टॉपिक समझना है? ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं जस्ट टाइम पास के लिए नहीं पूछ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट शुड बी दैट कुछ चीजें? नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बगैर तो न्यूटन मैकेनिक्स हो ही नहीं सकता है। आप वो बेसिकली इनडायरेक्टली हम न्यूटोनियन में भी फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट तो एक मैथमेटिकल आपकी टूल है जो कि ज्योमेट्री के थ्रू हम देखते हैं। बताओ, कभी सोचा है? नहीं सोचा है, तो सोचना जरूरी है, तो ही आप एग्जाम में प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे, ठीक है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरी बात नहीं है, मैं कुछ अच्छे बुक फॉलो करता हूँ, उस बुक में दी हुई है, ठीक है? सो आई एम नॉट एनफ क्वालिफाइड दैट आई कैन टेल माई थिंग टू दिस। सो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, दिस इज गिवन इन गोल्डस्टीन एज वेल एज लैंडाउ। मैं दो बुक को फॉलो करूंगा आपके लिए। फर्स्ट बुक इज गोल्डस्टीन एंड सेकंड बुक इज लैंडाउ। ये दो बुक हम फॉलो करेंगे, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के लिए मॉरिस मॉरिन की भी बुक को फॉलो करेंगे। आई विल नॉट फॉलो गुप्ता कुमार एंड जेसी उपाध्याय, ठीक है? एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू डोंट फॉलो दैट, ठीक है? उसके प्रॉब्लम कर सकते हो, प्रॉब्लम आप कहीं से कर सकते हो, बट डोंट फॉलो दैट बुक। प्रॉब्लम आप उठाकर तो कहीं से कर लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर दैट। फर्स्ट थिंग, first thing is that simplicity is very important. Why simplicity? I am going to tell. फर्स्ट थिंग देखो, जब भी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक पार्टिकल दो पार्टिकल के लिए तो ठीक है, आप वेक्टर का यूज कर सकते हो वहां तक। बट इफ यू हैव एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाती है, वहां पर वेक्टर का यूज करना एक हमारे तुम्हारे जैसे आम आदमी के लिए बहुत ही टफ हो जाता है। देखो, हम लोग को ये समझना चाहिए फले मॉडेस्टली कि वी ऑल आर वेरी सिंपल पर्सन। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू नहीं बन सकता है, लेकिन जब हम बनाने जाएंगे उसको तो ऑब्वियसली बहुत ही टफ होगा, क्योंकि आपको क्या होगा, वेक्टर का यूज करना होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को एक साथ लेना पड़ेगा, जो अपने आप में नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या कर देता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ा देगा। एक तो डायरेक्शंस होंगे और दूसरा क्या होगा, पैरामीटर्स होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा,
तो ये बात है। तो फर्स्ट इज दैट न्यूटोनियंस आर मेनली सॉल्व इन अ वेक्टर फॉर्म। क्लासिकल मैकेनिक्स का फॉर्मुलेशन हमने स्केलर को ध्यान में रखते हुए किया है, एनर्जी को ध्यान में रखते हुए किया है। उसी इक्वेशन ऑफ मोशन पर पहुंचते हैं एनर्जी के थ्रू, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को पहुंचते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, जो कि बहुत ही सिंपल है, सिंप्लिसिटी। सो क्लासिकल मैकेनिक्स इज मेनली स्केलर फॉर्मुलेशन। लेकिन चलो, इसको भी हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, इसे भी हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं और अपने आप को एज्यूम करते हैं कि वी आर एनफ कैपेबल दैट वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बट in spite of that, even if you are enough smart for the mathematical physics, you need classical mechanics. Why you need classical mechanics? This is very fundamental question. Second is that in general from the Newtonian mechanics, you can learn only 2 and 3 type of symmetries. Symmetry का बात मैं कह रहा हूं तो conservation principle means mainly you can talk about conservation of momentum, conservation of energy mainly, or angular momentum अगर rotation है तो. So mainly you have to talk about only these 3 things from the Newtonian mechanics. But in a nature, there are not only these 3 type of symmetries. There may be different type of symmetries. आप अपने से कोई एक सिमेट्री ढूंढ सकते हो और उसके बारे में बात कर सकते हो। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, या फिर फिजिकल नहीं भी हो तो कोई एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को ले सकते हो और उसको लेकर के देख सकते हो कि भाई ये कंजर्व है या नहीं है। यहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी तरह से फेल हो जाता है। वो सिर्फ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं कोई एक आर्बिट्ररी कुछ ले लूं, एक आर्बिट्ररी फंक्शन ले लूं और उसके बारे में बात करना चाहूं कि ये कंजर्व है या नहीं है, आप अगर हर एक साल के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो एक क्वेश्चन होगा कि ये लैग्रेंजियन है, ये पर्टिकुलर कंजर्व है या नहीं। अब वो जो पर्टिकुलर टर्म है जरूरी नहीं है कि मोमेंटम हो, एनर्जी हो या एंगुलर मोमेंटम, कुछ भी हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज ही जाकर देखना, 2-3 साल के ऐसे क्वेश्चन तुरंत आपको मिलेंगे। सो देयर यू कैन नॉट फाइंड न्यू टाइप ऑफ सिमेट्री इन अ Newtonian mechanics. You can find a new type of symmetries, new types of symmetry in classical mechanics. आप नई तरह की सिमेट्री क्लासिकल मैकेनिक्स में ढूंढ सकते हो। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और दिस इज एक्चुअली थिंग जहां हमें बार बार फोकस करना है। इसलिए मैंने कहा था कि भाई लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन के बाद एक्चुअल कहानी शुरू होती है, जब पॉइजो ब्रैकेट आ जाता है, जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है और बाकी सारी चीजें आ जाती है। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, आप अगर नाउ लुक एट, वी आर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और मॉडर्न वर्ल्ड में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की कैलकुलेशन, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को समझना चाहते हैं। सो फॉर दैट यू नीड क्वांटम मैकेनिक्स। सो यू नीड क्वांटम मैकेनिक्स, you have physics for the macroscopic world, that is Newtonian mechanics. लेकिन क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डायरेक्ट आप क्वांटम मैकेनिक्स में जंप कर जाओगे? इट कैन नॉट बी हैपन, ये हो ही नहीं सकता है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है, वो आपको सपोर्ट सिस्टम देता है। इट विल गिव यू सपोर्ट सिस्टम, एंड दैट सपोर्ट सिस्टम will be the gray area between classical mechanics and quantum mechanics. जैसे कम्यूटेशन रिलेशन, कहां से इसका ओरिजिन हुआ? या फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी को एच कट ओमेगा के टर्म में लिखने की हिम्मत कहां से आई? आर यू गेटिंग दिस थिंग? या फिर पार्टिकल इन बॉक्स को कुछ पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर लिखने की हिम्मत कहां से आई? भाई इसके लिए हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि अगर आप गलत हुए तो पूरी दुनिया आपको पीटेगी। आप एक बोल रहे हो कि दुनिया बिल्कुल ऐसे, अभी तक दुनिया ऐसे चल रही थी, आप एक दिन आकर के बोलो नहीं नहीं अब ऐसे ऐसे चलेगी,
उसके पीछे हिम्मत कहां से आ रही है भाई आपको? कौन हिम्मत दे रहा है? क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स से वो हिम्मत दे रहा है? आपका सारा रिजल्ट तो कॉन्ट्रास्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। पूरी की पूरी रिजल्ट ही कॉन्ट्रास्ट हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। तो आपको सपोर्ट सिस्टम कहां से मिल रहा है? दैट सपोर्ट सिस्टम इज व्हाट? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है? सो क्लासिकल मैकेनिक्स इज, सो देयर इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, so there is Newtonian mechanics and we want to move up to quantum mechanics. There is a gray area, जो बीच का जो पार्ट है और वो बहुत बड़ा पार्ट है, इतना आसान पार्ट नहीं है वो कि आप लिए और वहां से वहां चले गए। आपको वो जर्नी तय करनी पड़ेगी। दैट थिंग इज नोन एज व्हाट? क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सारी कम्यूटेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आपका रिजल्ट का जो आपका गेसिंग है, सेमी क्लासिकल थ्योरी, बोर समरफेल्ड थ्योरी, ये सारा का सारा क्या है? दे ऑल टेक एस्पिरेशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही आप क्लास करने लगोगे, तो मैं जब हम जनरेटिंग फंक्शन में आएंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अरे यहां से प्लैंक्स को समझ में आया था कि एच कट ओमेगा ले लिया जाए। ठीक है? कोई सपने में थोड़ी किसी को आता है, उसके पीछे बहुत ही हैवी एक्सपीरियंस होता है। सो हमें वो एक्सपीरियंस लेना है क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू। ठीक है? सो ये तीन पर्पस है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है? सो ये तीन पर्पस को पूरा करने में, तो जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ोगे अपने एग्जाम के या कोई भी लगाओगे, तो ये तीन चीज आपको दिमाग में रखना है। पहला, क्या हम उसके लिए स्केलर फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं कि नहीं? दूसरा, जहां भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, सिमेट्रीज है और इनवेरिएंट लॉ है, वहां पर आपको कैसे आप अप्रोच करोगे? ऑब्वियसली दो तरह की चीजें, एक पॉइजो ब्रैकेट एंड दूसरा नॉइदर थ्योरम से हम लोग चीजों को देखते हैं। एंड थर्ड इज, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लगता है क्लासिकल के हैं, होते क्वांटम से हैं। लगता है क्वांटम के हैं, उसमें क्लासिकल लगाने के बाद अप्रोक्सीमेट आपको करना पड़ता है। ठीक है? आपकी पूरी डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन डिराइव फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है? तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। यहां तक तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है क्लासिकल मैकेनिक्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है? रिलैक्स, आराम से रिलैक्स रहो, धीरे धीरे चीजें बहुत ही वेल डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है? नाउ, अब क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन को ध्यान में रखें, और उस बेसिक डेफिनेशन के ही बेसिस पर हम सारा कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? सो व्हाट इज फर्स्ट बेसिक डेफिनेशन? ये जो मैं तुम्हें बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं, ये लैंडाउ से मैंने डिराइव किया है। ठीक है? लैंडाउ की बुक बहुत अच्छी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन इट्स अ ऑसम बुक। गोल्डस्टीन के साथ क्या है कि बड़ी मोटी बुक है ना? लैंडाउ थोड़ी पतली बुक है, तो पतले, हाँ, लैंडाउ के साथ तो ये ब्यूटीफुल पार्ट है। ठीक है? लेकिन अभी के समय में जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, उसमें आपको फॉरेन राइटर्स की बुक को ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छी बुक्स, है ना, जो अच्छी बुक्स होती हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? एनीवे, सो फर्स्ट मेरा जो डेफिनेशन, फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आज की क्लास देखो बहुत ही सिंपल है, मुझे पता है कि आपको ये सब आता होगा, लेकिन आप इसको एज अ डे वन स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करो। ठीक है? सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं आता होगा, आपको हर एक चीज की फीलिंग है, इस एजम्पशन के साथ मैं कर रहा हूं, और इसी के बेसिस पर हम सारा बिल्डिंग ब्लॉक करेंगे अपनी क्लास का। ठीक है? सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि पार्टिकल किसे कहते हैं और रिजिड बॉडी का कब प्रयोजन करते हैं, कब रिजिड बॉडी को लेकर आएंगे, कब पार्टिकल्स को लेकर आएंगे? बताओ मोहित। वेरी गुड। देखो, अगर मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछूं तो आप सिंपल यही बोलोगे, भाई पॉइंट पार्टिकल मींस देयर इज नॉट एनी डायमेंशन, रिजिड बॉडी मींस देयर इज डायमेंशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी ऑनेस्ट आंसर। लेकिन देखो लैंडाउ कैसे समझाता है इस चीज को, वो समझने की कोशिश करो।
लैंडाउ साहब क्या कहते हैं, यू हैव अ सिस्टम, अर्थ एंड सन सिस्टम, जो कि फिजिक्स शुरू होने से पहले से है। ठीक है, तो हर एक फिलोसफिकल लोग और हर एक यहीं से अपना काम शुरू करता है। ठीक है, सो ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है, सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। सो ये मैं मॉडल नंबर 1 ले रहा हूं, मॉडल 1। ठीक है, सेम अर्थ, और अर्थ की मास आपकी m है और रेडियस आपका क्या है, r है। ठीक है, मास भी है रेडियस भी है, दोनों है। ये रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड, अगेन आपके पास सेम है सन और अर्थ, लेकिन इस समय ये रिवॉल्व तो कर ही रहा है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मोशन हम इसमें दे रहे हैं, इसमें स्पिनिंग भी हो रहा है। ठीक है, सो स्पिनिंग इज ऑल्सो टेक केयर। दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल 2। नाउ अब इस फर्स्ट मॉडल में क्या कर सकते हैं, इस पूरे मास को, इस पूरे अर्थ का शेप एंड साइज का कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर पूरे ही पूरे अर्थ के, जितना बड़ा अर्थ है, उसको हम अगर पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस भी कर दें तो हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एग्रीड? सो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो इस मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट कन्वर्ट इट एज अ पॉइंट पार्टिकल एंड हियर इज सन। सेम अर्थ, सेम मास इज गिवन, बट लुक एट द मोशन। आप जो मोशन देख रहे हो, उस मोशन को समझते हुए आप पूरा ध्यान लगा सकते हो। लेकिन यहां पर क्या आप अर्थ के शेप एंड साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं, यहां आप नहीं कर सकते हो अर्थ के शेप एंड साइज को नेग्लेक्ट। सो अगर आप अर्थ के शेप एंड साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको शेप एंड साइज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहां पर आप उसे एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी पॉइंट पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, कभी पॉसिबल है नहीं है। उसके लिए टॉर्क चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए उसका शेप एंड साइज होना चाहिए, है ना। सो तो नाउ यू कैन जस्ट राइट द फाइनल वर्जन। क्लियर है ना। सो व्हाट वी हैव, if one can neglect shape and size of body, then it can be treated as, point particle, then it can be treated as point particle। ठीक है, अगर आप शेप एंड साइज को नेग्लेक्ट करो तो उसे आप पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो। अदरवाइज body can be treated as rigid body। ठीक है, आप, ठीक है, अगर शेप एंड साइज को नेग्लेक्ट कर दिया तो आप उसे पॉइंट पार्टिकल ले लोगे, और अदरवाइज उसे आप रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, सो मेनली इट इज नॉट हाउ इट लुक्स, ये कैसा दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इंपॉर्टेंट है कि उसकी डायनेमिक्स कैसी है या नहीं, उसमें किस तरह की डायनेमिक्स हो रही है, किस तरह की मोशन हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो, उसे हम रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करें या फिर पार्टिकल डायनेमिक्स की तरह ट्रीट करें। ठीक है,
सो ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल डायनेमिक्स की बात करेंगे जिसमें शेप एंड साइज का रिलेवेंस नहीं होगा, और फिर जब सारा चीज सीख लेंगे तो लास्ट में हम लोग रिजिड बॉडी लेकर आएंगे। इसी कारण आप देखे होंगे हर एक बुक में दो तरह के अलग से रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को सॉल्व किया जाता है ना? हर एक बुक में देखोगे क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें पूरी अप्रोच ही डिफरेंट हो जाती है उसमें सॉल्व करने की। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कई बार पैरामीटर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि क्या पैरामीटर दिया हुआ है। जैसे सिंपल पेंडुलम है, दिस इज योर सिंपल पेंडुलम। अगर इस रॉड को आप मासलेस मान लेते हो, है ना, तो क्या होगा, इस रॉड का कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं होता है, ओनली जस्ट इट विल बी जस्ट लुक लाइक एज ए डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही इस रॉड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मान लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक आपका नया मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी शुरू हो जाता है, इजंट इट? और सेंटर ऑफ मास कम इनटू पिक्चर, पूरी उसकी शेप एंड साइज कम इनटू पिक्चर टू कैलकुलेट द थिंग। और उस समय आपको क्या करना होता है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को लेकर आना, है ना? तो जब भी आप कंपाउंड पेंडुलम के प्रॉब्लम होंगे, ये कहाँ चला जाएगा, ये सारा का सारा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में चला जाएगा जहाँ शेप एंड साइज है। क्लियर है? ये आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखना है ताकि क्लियरिटी हो आपके जब आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहे हो तो। क्योंकि जब प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो पता ही नहीं है कि हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है कि नहीं लेना है, तो खाक बनेगा क्वेश्चन। एग्रीड और नॉट? सो पैरामीटर्स को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा दूसरा सवाल है जो कि आपके 90% क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से सॉल्व करता है अगर कोई भी स्टूडेंट इस चीज को समझ ले। व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज पैरामीटर? बताओ गरिमा, वेरिएबल क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है? तो एक्स, और तो उसमें वेलोसिटी क्या हुआ, पैरामीटर? कांस्टेंट वेलोसिटी। पैरामीटर छोटा पेंडुलम, बड़ा पेंडुलम। फॉर अ गिवन सिस्टम द कांस्टेंट वैल्यू जो है दैट इज पैरामीटर फॉर द गिवन सिस्टम। ठीक है, आपको किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए तीन चीज चाहिए होगा। पहला वेरिएबल्स, दूसरा पैरामीटर्स, और तीसरा यूनिवर्सल कांस्टेंट्स। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करने के लिए आपको लेंथ चाहिए होगा, मास चाहिए होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए होगा, है ना, और आप देखोगे एक एंगल थीटा भी चाहिए होगा। बिना थीटा के आप सिंपल पेंडुलम को नहीं डिफाइन कर पाओगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, मास एम क्या है, पैरामीटर। मास बड़ा लो छोटा लो, मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट कुछ वैल्यू टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा, बाकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, इसकी बात करेंगे। एल क्या होगा, पैरामीटर। ठीक है, लेकिन थीटा क्या होगा, वेरिएबल। ठीक है, थीटा वेरी कर रहा है टाइम के साथ। सो हमें यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है व्हाट इज डायनेमिकल वेरिएबल। ठीक है, सो डायनेमिकल वेरिएबल समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी। सो नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम डायनेमिकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट डायनेमिकल वेरिएबल। ये सारे लैंग्वेज यूज किए जाएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में। जब तक देखो, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने का क्या है, पहले उसके अल्फाबेट समझो, फिर उसके ग्रामर समझो, फिर ही तभी तो स्टोरी समझ सकते हो। तो पहला, आज हम लोग सिर्फ अल्फाबेट समझ रहे हैं, कल से हम उसकी ग्रामर समझेंगे, और एक बार ग्रामर समझेंगे तो हम कई स्टोरी क्रिएट करेंगे। द स्टोरी ऑफ सिंपल पेंडुलम, द स्टोरी ऑफ मूविंग पेंडुलम, द स्टोरी ऑफ रोटेटिंग पेंडुलम, द स्टोरी ऑफ डबल पेंडुलम। लेकिन सबकी ग्रामर क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके,
और ग्रामर सीखने के लिए ये वर्ड्स आपको जानने जरूरी है, जैसे पार्टिकल कहा कि बॉडी कहा या रिजिड बॉडी कहा, पैरामीटर कहा या डायनेमिकल वेरिएबल कहा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डायनेमिकल वेरिएबल इन जनरल। आप इसको एक्स वाई जेड आर थीटा फाई किसी भी टर्म में ले सकते हो, मैं यहाँ क्यू के टर्म में ले रहा हूँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं कह रहा हूँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैं भी जस्ट डायनेमिकल वेरिएबल कह रहा हूँ, ठीक है। सो क्यू इज डायनेमिकल वेरिएबल मीन्स क्यू डॉट इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू डॉट का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव? टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। जरूरी नहीं है, और आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बहुत ध्यान देना है कहां पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है और कहां पर टोटल डेरिवेटिव यूज करना है, ठीक है। सो क्यू डॉट की मैं बात कर रहा हूं मीन्स डी क्यू अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, then this q is identified as what? Dynamical variable, ठीक है। then this q is dynamical variable, ठीक है। अब यहीं पर बात आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम और नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। आप देखोगे आगे जाकर क्या आएगा, हैमिल्टोनियन इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, हैमिल्टोनियन इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरह की कहानी आपको मिलेगी, ठीक है ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग ऑफ दैट, लुक एट हियर, इफ सम फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, if we have partial derivative with respect to time, ठीक है, partial derivative with respect to time is equal to not zero, तो इसे क्या कहेंगे? explicit function of time, इसे क्या कहेंगे? explicit function of time, explicit function of time, क्या कहेंगे इसे? explicit function of time। और अगर डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल, और ये जरूरी नहीं कि किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के साथ जीरो हो तो टोटल भी जीरो हो, एक ही ऐसा फंक्शन है जिसका पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव सेम एक जैसा बिहेव करता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स वहां पर इन्वॉल्व होती है। सो हियर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू नॉट जीरो इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, एंड व्हेन डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, अब ये जरूरी नहीं कि डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो है तो डी एफ अपॉन डी टी भी जीरो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो व्हेन डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, और इसे आप इम्प्लिसिट भी कर सकते हो। भाई कोई डायनेमिकल वेरिएबल है तो टाइम के साथ तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन टाइम का फंक्शन हो एक्सप्लिसिटली, इट मे बी एक्सप्लिसिट, इट मे बी इम्प्लिसिट, ठीक है। सो नहीं नहीं, ओनली पार्शियल डेरिवेटिव विल टेल यू अबाउट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। जैसे देखो सिंपल सी बात है, हम अगर डायनेमिकल वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है ना, तो हमें टोटल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, ठीक है। और वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का टाइम है या एक्सप्लिसिट फंक्शन का टाइम नहीं है, दैट इज डिफरेंट इशू, उसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव इज मोर देन एनफ, ठीक है। जैसे हम यहां पर लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, लिखते हो यहां पर, है ना। अब यहां पर जब आप x डॉट करते हो तो x डॉट की वैल्यू क्या आती है? x डॉट का क्या मतलब है? dx अपॉन dt, यही तो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? डेल x अपॉन डेल आर, फिर क्या करोगे? dr अपॉन dt, ठीक है।
प्लस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब हो सकता है डी आर अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट हो, है कि नहीं? हो सकता है डी आर अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी तो है वहां पर। आर तो टाइम के साथ डेरिवेटिव है, लेकिन वो तो कांस्टेंट है। तो वहां पर वेलोसिटी क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन अगर वो टाइम के साथ मूव कर रहा है तो वो क्या होगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम होगा। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन लिख देता हूं f इज इक्वल टू लेट से एफ नॉट ई टू द पावर माइनस टी, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम होगा या नहीं होगा? होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो उसके लिए आपको पार्शियल देखना होता है या टोटल देखना हो रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू आप देख रहे हो, टोटल की जरूरत यहां पर नहीं है। क्लियर है ये? तो जब भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की बात करेंगे तो हम पार्शियल डेरिवेटिव को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूं, आप डिफरेंट पैरामीटर को भी देखोगे। जब साइक्लिक कोऑर्डिनेट को लेकर के आते हैं तो क्या देखते हैं हम? थीटा के साथ, आर के साथ देखते हैं। वो पार्शियल से देखते हैं, टोटल के साथ नहीं देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे ले जा रहा हूं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। सपोज एल जो है, मान लो कोई भी पैरामीटर, अभी एल को मैं लेग्रेंजियन नहीं कह रहा हूं, एल को मैं कह रहा हूं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और प्लस और माइनस कर दूं मैं हाफ के आर कर दूं, के आर स्क्वायर। अब ये बताओ, थीटा यहाँ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ लेग्रेंजियन है या इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ लेग्रेंजियन है? नहीं नहीं, सिंपल यहां से देख करके बताओ। ये थीटा डॉट का फंक्शन है, ये लेग्रेंजियन किसका फंक्शन है? थीटा डॉट का फंक्शन है। लेकिन मैं थीटा की बात कर रहा हूं एक्सप्लिसिटली। सो ये लेग्रेंजियन थीटा का फंक्शन है या नहीं? नहीं है ना। लेकिन ये डी, लेकिन डी एल अपॉन डी थीटा का तो रोल है यहां पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब भी आप यहां पर आप चेक करोगे, सो डी एल अपॉन डी टी, सॉरी डी एल अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। पार्शियल डेरिवेटिव से आप चेक कर रहे हो, लेकिन थीटा तो है ही भाई। जब थीटा डॉट नजर आ रहा है तो थीटा तो चेंज इन, थीटा डॉट क्या है? डी थीटा अपॉन डी टी की तो बात कर रहे हैं। तो वो जब है तो थीटा तो है ही वहां पर, लेकिन एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली है? इम्प्लिसिटली है। समझ रहे हो मैं जो बात कह रहा हूं? तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी आप एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात कर रहे हो तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव में जाना है या टोटल डेरिवेटिव में जाना है? पार्शियल डेरिवेटिव में जाना है। आप देख रहे हो, ये तो थीटा डॉट का फंक्शन है भाई, साफ साफ नजर आ रहा है। यानी थीटा का रोल तो है ही सारा। आप तो चेंज इन थीटा लेकर के आ रहे हो, लेकिन फिर भी ये फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ थीटा नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ थीटा है। इनडायरेक्टली थीटा का सारा रोल दिख हो रहा है, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसी तरह टाइम के साथ भी हो सकता है। क्लियर है ये? तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे, ठीक है? तो जब भी एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करेंगे तो आप कहां जाओगे? पार्शियल डेरिवेटिव में जाओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो अब जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव चेक करके बता दो। ऑब्वियसली, तो बेसिकली मैथमेटिकली तो आप तो आंख से देख करके बता रहे हो, बट मैथमेटिकली तो यही कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टाइम वहां है। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है ये? ओके, गुड। सो ये सारे देखो डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और हम सिर्फ मुद्दे पर बात करें। होता यह है कि जब इस शुरू कर दो और फिर बच्चे यही समझ में नहीं आता, यार यहाँ तो थीटा डॉट है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या चल रहा है। क्लियर है ये? तो ये सारे एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने ये पहचानना शुरू कर दिया कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है, नॉट एक्सप्लिसिट है, तो आप देखो गेट के तो हर एक साल एक क्वेश्चन इसके ऊपर होता है ना? ओके, चलो। सो ये हमने डायनेमिकल वेरिएबल और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बात की।
चलो, बोर हो रहे हो? पक्का? बोर होना तो बता देना, फास्ट कर दूंगा। आप आराम से रिलैक्स होकर के मुझसे बातें कर सकते हो, ठीक है? देखो, पढ़ना पढ़ाना ये कोई ये नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस है। जैसे हम खाते हैं पीते हैं घर में रहते हैं वैसे ही सीख सकते हो चीजों को, ठीक है? तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आप पर बिलीव करूं, आप मुझ पर बिलीव करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है? सो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको सिली क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हो सकता है मैं कभी डांट भी दूं, क्योंकि एज ए टीचर ये मेरा राइट है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ये आपका राइट है कि आप छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करो, ठीक है? सो ये थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है? सो आपको अपना आइडिया भी बताना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है पिछले लास्ट 15 to 16 ईयर की टीचिंग में। मैंने तो काफी यंग से टीचिंग शुरू कर दी थी, कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के आइडियाज ज्यादा बेटर होते हैं मेरे आइडियाज से, और फिर मैं क्या करता हूँ उसके बाद उसी चीज को लेकर के अगले क्लास में इंक्लूड करता हूँ। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना? याद है? उसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होता है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है, वो काफी लंबा टफ हो जाता था। तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो तो उसका सिलेक्शन भी हो गया बाकी। तो वो आकर के मुझे एक ट्रिक बताया। उसने बोला कि सर, क्यों ना हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख दें। बोले कैसे लिखोगे? तो उसने ऐसे करके बताया। फिर मैं उसके साथ बैठा, करीब हमने 10 से 12 क्वेश्चंस लगाए साथ साथ, और देखा कि सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। एंड देन आई यूज हिज, बेसिकली उसका नाम अरुण जायसवाल है, अभी जर्मनी में है वो, ठीक है? तो मैंने उसका ही ट्रिक यूज किया, और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल दिस स्टोरी टू एवरी स्टूडेंट्स, कि भाई ये ट्रिक मेरा नहीं है, ये उस लड़के का पेटेंटेड ट्रिक है। ठीक है? सो इसी कारण आप भी कम्युनिकेट बेटर ढंग से करोगे तो फिर हो सकता है उससे कुछ अच्छी चीजें निकले जो कि बाकी सबको अच्छा लग सकता है, ठीक है? सो बी फ्रैंक, और उसको काफी अच्छे ढंग से निकालना है, ठीक है? ओके, चलो। सो हम लोगों ने डायनेमिकल वेरिएबल कर लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। ये आपका रियलाइजेशन कब होगा पता है? जब मैं हैमिल्टोनियन खत्म कर दूंगा तो फिर आपके फिर से यही सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आज बता रहा हूँ, और चाहो तो लिख करके वहां रख लो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है? कि फिर से बच्चे वही क्वेश्चन करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ क्लासिकल सिस्टम? व्हाट इज स्टेट ऑफ अ क्लासिकल सिस्टम? क्लासिकल सिस्टम का स्टेट क्या है? क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का स्टेट तो खूब पढ़ते हैं हम लोग। क्वांटम मैकेनिक्स आते ही स्टेट आ जाता है। और सबसे पहले स्टेट कहाँ देखा था? थर्मोडायनेमिक्स में, वहां स्टेट होता है। इन क्लासिकल के स्टेट के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ भी तो स्टेट होना चाहिए। जब तक आप स्टेट नहीं डिफाइन करोगे, आप क्या करोगे? फिजिक्स कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए तो क्लास क्वांटम मैकेनिक्स में पहले पोस्टुलेट्स को ही हम लेकर के आते हैं। ओके, दिस इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सो व्हाट इज क्लासिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम? बताओ क्या होता है? पता है तुम्हें, लेकिन वो मुझसे बात कर रही है। क्या होता है क्लासिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम? बोलो, कुछ तो लगता होगा। कुछ भी। सबसे पहला क्या पढ़ा था? फिजिक्स शुरू किया था तो क्या पढ़ा था? जिसको सबसे पहले जानोगे वही तो स्टेट होगा। पोजीशन और वेलोसिटी, यही तो पढ़ा था सबसे पहले। या फिर एक्सेलरेशन पढ़ लिया था, या फोर्स पढ़ लिया था? पोजीशन पढ़ा था। और चूंकि हमें टाइम को इंक्लूड करना है काम करने के लिए, तो हमें वेलोसिटी को इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि टाइम एक बड़ा ही डेंजरस सिचुएशन है टाइम को लेकर के। उसको कैसे कोऑर्डिनेट में दिखाएं, कैसे क्या दिखाएं, वो सब नहीं कर सकते, तो इसी कारण हमने क्या किया? वेलोसिटी को इंक्लूड किया, है ना? और आपने पढ़ा होगा MLT, यूनिट डायमेंशन, क्लास 12, पहली चैप्टर, है ना? Any physical quantity can be discussed in term of mass, length and time.
ठीक है, तो मास को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा भाई? अब छोटा ट्रेन चल रहा है, या बस चल रही है, या ट्रेन चल रहा है, या एरोप्लेन चल रहा है, विद द सेम वेलोसिटी, सबका इफेक्ट अलग अलग है। एग्रीड और नॉट? छोटा सा कोई बॉल आएगा तो तुरंत उसे तुम हटा दोगे, है कि नहीं? सेम वेलोसिटी से। अगर बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे भी लुढ़कता आएगा तो भागोगे। क्यों? क्योंकि मास का इंक्लूजन बहुत बड़ी चीज है वहां पर। सो जो मॉडर्न फिजिक्स में जो हम आजकल, जो पहले तो इन जनरल था पोजीशन एंड वेलोसिटी, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है कि पोजीशन एंड इट्स मोमेंटम। सो व्हाट इज क्लासिकल स्टेट ऑफ सिस्टम? इज ऑल अबाउट पोजीशन, और यहां एक वर्ड जोड़ते हैं, दैट इज कॉन्जुगेट मोमेंटम। कॉन्जुगेट का मतलब, जिस वेरिएबल से पोजीशन डिफाइंड है, उसी वेरिएबल से आपको क्या डिफाइन करना है? मोमेंटम को भी डिफाइन करना है। ठीक है, सो पोजीशन एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम। मोमेंटम ले आया तो मास भी ले आया, तो क्लास 12 का पहला चैप्टर हमने पूरा किया। एग्रीड? सो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर हमने यहां पर निपटा डाले। ठीक है, सो पोजीशन, दैट इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। So this is basically position and momentum, and this is basically state of classical system. ठीक है, so this is known as what? State of classical system. Clear है ये? So this is all about the story. ठीक है, position and its conjugate momentum. आप x और py को स्टेट नहीं कहोगे। Are you getting this thing? x और px को स्टेट कहोगे, y और py को स्टेट कहोगे, बिकॉज दिस मोमेंटम इज इन जनरल डिफाइंड एज m dx अपॉन dt, और मैं इस मास को कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, सो आप ऐसा नहीं कहोगे कि x एंड py इज माय स्टेट ऑफ अ सिस्टम। नो, पोजीशन एंड इट्स कॉन्जुगेट मोमेंटम इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्लियर है ये? क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर यही बताता है, एमएलटी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? यूनिट 10 डायमेंशन का दूसरा स्टेटमेंट क्या था? एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। So any physical quantity can be expressed in term of state of a classical system. अगर आप क्लासिकल सिस्टम के स्टेट को जानते हो, if you know the state of classical system, you can talk about any physical quantity. Energy, kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is px square by 2m plus potential energy is half kx square, अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो px स्टेट से निकल गया, x भी स्टेट का पार्ट है। एग्रीड और नॉट? सो अल्टीमेटली आपका एम क्या है? अल्टीमेटली आपका एम ये है, क्लासिकल मैकेनिक्स का एम क्या है? हमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमें टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है, यही तो देखना है। एनर्जी है तो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम है तो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व कर रहा है। अभी मैं तो ये सारी चीजें हैं जिसका कि नाम हम जानते हैं, कई ऐसी भी चीजें होंगी जिसका हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे आगे जाकर के पार्टिकल फिजिक्स में तुम्हें मिल जाता है आइसोस्पिन, ये भी तो एक तरह का सिमेट्री है। पैरिटी एक तरह का सिमेट्री है। एग्रीड नॉट? वो सारे सिमेट्री आते कहां से हैं भाई? उन्हीं का तो हमें टाइम एवोल्यूशन देखना है। आप कहते हो कि स्पिन इज कांस्टेंट, आइसो स्पिन इज कंजर्व, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? कि टाइम के साथ वो जो आइसो स्पिन है वो वेरी नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टेट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का। ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का स्टेट जानने को, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के स्टेट जानते हो,
और दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, this is true for quantum mechanics, this is true for even thermodynamics and statistical mechanics. In a thermodynamics, if you know the pressure, volume and temperature, you can talk all about physical quantities. नहीं बता सकते हो क्या? Yes. अगर क्वांटम मैकेनिक्स में तुम साई जानते हो तो उसके बारे में सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ अ सिस्टम जानते हो, then you can talk each and everything, each and everything of the physical system. ठीक है? So once you know the state of a system, then you can analyze the physical system. Analyze the physical system. Clear है ये? है ना? And analyze the physical system means actually time evolution. टाइम के साथ वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? क्या एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही है या कांस्टेंट? आप आज जा करके 10 साल के क्वेश्चंस देखना, उसमें यही सारे वर्ड यूज किए हुए होंगे। हाउ टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या ये कांस्टेंट है, कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, कौन सा इनवेरिएंट नहीं हो रहा है। एग्रीड और नॉट? आप देखोगे हर एक प्रॉब्लम में यही रहेगा, तो हमें उसी का व्यवस्था करना है कि उसे हम कैसे लेकर के आते हैं, मैथमेटिकली कैसे लेकर आएंगे। ठीक है? सो दैट विल एनालाइज द फिजिकल सिस्टम, अगर स्टेट को जानते हैं तो। सो अल्टीमेट मुद्दा जो है पूरी कहानी का, वो अल्टीमेट मुद्दा क्या है? अल्टीमेट मुद्दा ये है कि हाउ यू शुड टेल अबाउट द टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। अगर आप टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट कह रहे हो तो फिर आप टाइम एवोल्यूशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हो, और अगर आप टाइम एवोल्यूशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी कह सकते हो। अगर आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल कह सकते हो तो सारे सिमेट्रीज के बारे में बात कर सकते हो। दैट्स इट, यही तो मेन काम था करना हमें। ठीक है? सो नाउ how do you know how you will find the time evolution of state? पता है तुम्हें, सब पता है, बस उसको कैसे यहां लेकर के आना है उसकी बात मैं कर रहा हूं। how do you know about the time evolution of state? जरूरी है कि वेलोसिटी से ही सब पता चल जाए? अब तो मैथमेटिक्स का रोल होगा, है ना? मैथमेटिक्स को जब तक इंक्लूड नहीं करोगे तब तक कहां से होगा? सो कौन सी मैथमेटिक्स है जो कि तुम्हें टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करती है? कौन सी मैथमेटिक्स है जो कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रही है? एग्जैक्टली, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मींस न्यूटन्स लॉ। अल्टीमेट क्लासिकल मैकेनिक्स के परमात्मा न्यूटन्स ही हैं। ठीक है? होता है ना कि भाई आप पूजा पद्धति आपकी कोई भी हो, भगवान तो एक ही है। तो लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन अलग अलग पूजा पद्धति है, लेकिन भगवान क्या है? न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। एग्रीड? सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन मींस, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? ठीक है? सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? सो इक्वेशन ऑफ मोशन मींस relationship between position, velocity and acceleration with time. It is generally second order differential equation. तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली क्लास क्यों हुई? समझ में आ रहा है? उधर जैसे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, हमें फाइनली वहां तक
पहुंचना पड़ेगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में 80% काम क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी करेगा और 20% काम कौन करेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन करेगा। जैसे बोल देगा कि भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें पोजीशन टाइम के साथ कैसे जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। So what is your differential equation? Something like this. You have d square x dt square plus alpha dx upon dt plus beta is equal to some force F. ऐसा ही इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और इसे ही क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ। ठीक है। सो अल्टीमेटली आपको कहां पहुंचना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही पहुंचना है। ठीक है। अल्टीमेटली वी शुड रीच अप टू व्हाट? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना? ये सब जानना जरूरी है। ठीक है। तभी तो मेरा थोड़ा वैल्यू रहेगा, आगे जाके बताओगे कि मुझसे पढ़े हैं तो थोड़ी इज्जत रहेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर व्हाट? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। सो लेट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब लास्ट में है व्हाट इज postulates of classical mechanics. What is postulates of classical mechanics? ठीक है। What is postulates of classical mechanics? क्वांटम के postulates के बारे में तो खूब बात करते हैं, है ना? थर्मोडायनेमिक्स के भी postulates के बारे में खूब बात करते हैं, है कि नहीं? assumption postulates, क्लासिकल का postulates क्या है? वेरी गुड। हर बॉडी के लिए x एंड px डिटर्मिनिस्टिक है ना? पाथ इज डिटर्मिनिस्टिक, है ना? सो द स्टेट ऑफ अ क्लासिकल सिस्टम, state of a classical system is deterministic. State of a classical system is deterministic. ठीक है। जो क्लासिकल सिस्टम का स्टेट है, है क्या है वो? डिटरमिनिस्टिक है। ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिटरमिनिस्टिक? मीन्स इफ यू आर गोइंग टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, थ्योरेटिकली इन आइडियल कंडीशन, आपका कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, सो अगर आप एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हो तो कैलकुलेशन में कोई भी एरर नहीं है। मींस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, अनसर्टेनिटी इनटू पोजीशन एज वेल एज अनसर्टेनिटी इनटू मोमेंटम इज 0। ठीक है। सर्टनली 100% गारंटी के साथ आप कह सकते हो कि पार्टिकल इसी पॉइंट पर है इस समय। ठीक है। 100% गारंटी के साथ आप कह सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आप एक्स और टी की वैल्यू निकाल सकते हो, और एक्स और टी के साथ बोल सकते हो इस पॉइंट पर पोजीशन की ये पर्टिकुलर वैल्यू है, इस पॉइंट की मोमेंटम की ये पर्टिकुलर वैल्यू है। भले ही इसको आप 10 बार और इनिशियल कंडीशन सेम होना चाहिए। अगर इनिशियल कंडीशन सेम है तो आप 100% गारंटी ले सकते हो कि व्हाट विल बी योर पोजीशन एंड व्हाट विल बी योर मोमेंटम। इससे भी बड़ी बात है कि व्हाट विल बी हैपन टू पोजीशन एंड मोमेंटम आफ्टर टाइम टी यू कैन प्रिडिक्ट आल्सो विद 100% श्योरिटी। ठीक है। लेकिन यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं है। इवन इनिशियल स्टेट सेम है, इवन इनिशियल कंडीशन सेम है, लेकिन आफ्टर सेम टाइम टी के बाद हो सकता है दूसरे बार जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो चीजें क्या हो? बिल्कुल ही अलग हो। ठीक है। सो देयर इज नॉट एनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है। सो नॉट ओनली डिटर्मिनिस्टिक एज वेल एज
प्रिडिक्टेबल। वो डिटर्मिनिस्टिक भी है और साथ में क्या है, प्रिडिक्टेबल भी है। दिस विल बी डिटर्मिनिस्टिक एज वेल एज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, सो डिटर्मिनिस्टिक भी होगा और क्या होगा, प्रिडिक्टेबल भी होगा। ठीक है, और स्टेट को हम इन जनरल फेज पॉइंट से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, फेज पॉइंट से। व्हाट इज फेज पॉइंट, जैसे ये आपने लिखा px, ये हो गया x। ठीक है, px वर्सेज x, इसमें जो भी पॉइंट है एट टाइम इज इक्वल टू t पर, ये पॉइंट क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, है ना। सो ये पॉइंट टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को px, सॉरी x एंड px कहते हैं। ठीक है, दैट वैल्यू इज x px एट द गिवन वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, ये पॉइंट जो है यही एक्चुअली आपका स्टेट है। ठीक है, दिस इज योर स्टेट। इसका बहुत फायदा आप क्लासिकल मैकेनिक्स में उठा, सॉरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उठाते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज कनेक्टेड है आपस में बहुत ही ब्यूटीफुली। ठीक है, सो ये तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसे किस तरह से यूज करना है, इस सारे चीज को समझना है, देखना है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लें और इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट समझ लें, तो फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए मैं इंट्रोडक्शन के लिए ही रहने देता हूं। ठीक है, और कल हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्लियर है ये, समझ में आ रहा है आपको। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज उसको पूछोगे आकर के। ठीक है, और अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हो तो मैं आपको दो बुक कहूंगा, या तो गोल्डस्टीन या तो लैंडो। ठीक है, लेकिन अभी जहां तक है प्रॉब्लम पर ध्यान दो, और अगर तुम्हें कुछ जरूरत है तो मुझे कहो, मैं उसका आपको प्रॉपर दे दूंगा कि सर इसको बारे में मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और फिर आपको जो बुकलेट मिलेंगे दे आर मोर देन एनफ। ठीक है, मैं सब करवा दूंगा क्लास में, आप टेंशन मत लो। सारा हम क्लास में करेंगे, सारे बुक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखो लैंडाउ के तो लगभग सारा मैं कर रहा हूँ क्लास में। गोल्डस्टीन के जो रिसर्च वाले प्रॉब्लम है उसको छोड़ के लगभग सारा हम कर रहे हैं। फिर तुम लोग भी और उसके अलावा रिसर्च वाला भी ट्राई करो, वो भी हो जाएगा। हाँ, अरे देखो तो कल से शुरू तो होने दो। देखो मुझे चैलेंज लेने में मजा आता है। ठीक है, सो अब सब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। सब अनसॉल्व क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैं सॉल्व क्वेश्चन में बिलीव ही नहीं करता हूँ। ठीक है, सो आप करते जाओ, पढ़ते जाओ, और जहां तक है वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, बट उसके चक्कर में मत रहो, कॉपी के चक्कर में रहो। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो से रिवाइज करना बहुत टाइम किल करेगा आपके लिए। ठीक है, बट एज अ, ठीक है, अब हो ही रहा है, अब पेंडेमिक ने ये सब कर ही दिया है, तो टेक्नोलॉजी आ ही गया है, तो फिर ठीक है भाई, रिकॉर्ड भी कर लो, बच्चे को दे दो, क्या जाता है। अभी नहीं तो बाद में कभी यूज कर लेंगे या कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, बट लेकिन इन जनरल चूंकि आप क्लास में हो, सो उसके लिए बेस्ट है कि आप हमारे साथ लगे रहो। ठीक है, सो अब जो मैंने कहा उसे एक बार सोचो, क्या क्या चीज मैंने कहा। मैंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, और एक तरह से आपको मैंने सारा चीज बता दिया है कि हम कल से क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को देखोगे बहुत ही ब्रीफ ढंग से, तो सबसे पहले क्या देगा, पहला देगा कोई भी एक सिस्टम देगा, उसमें पोजीशन और टाइम कैसे चेंज हो रहा है, मोमेंटम और टाइम का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कहाँ जाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में जाओगे, सॉल्व करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। दूसरा टाइप के क्वेश्चन होगा, कोई भी एक सिस्टम हो सकता है, उसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगा, ये कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, तीसरी तरह का प्रॉब्लम होगा उसमें कि भाई उस सिस्टम को मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, या तो आप लैग्रेंजियन लिखोगे या तो आप हैमिल्टोनियन लिखोगे।
ठीक है, तीसरे तरीका का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, किसी प्रॉब्लम में ये देगा कि ये सिस्टम है, उसकी ये एनर्जी है, तो इसमें मोमेंटम और पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, वो भी स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, सो यही 4 या 5 तरह के आसपास क्वेश्चंस घूमते रहेंगे आपके। तो हमें टॉपिक को अननेसरी बहुत क्योटिक नहीं बनाना है। क्वेश्चन देखते ही अच्छा ये पूछ रहा है, चलो यार इसमें ये करेंगे, अच्छा तुम्हें ये पूछ रहा है, ये करेंगे। कई बच्चे तो हैंग हो जाते हैं कि यार इसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना है। उन्हें आता सब चीजें, लैग्रेंजियन भी लिख लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व कर लिया, फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने के लिए इनिशियल कंडीशन लगाना है। इनिशियल कंडीशन लगाने के लिए आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करना होगा। ठीक है, तो आप कभी भी कोई टॉपिक को सेपरेटली पढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, जैसे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स को हमेशा एक साथ देखो, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स को। अब जैसे आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फूरियर सीरीज है, उसको और क्वांटम मैकेनिक्स को हमेशा एक साथ देखो। या फिर आप देखोगे बेसिकली स्पेशल फंक्शन, लेजेंड्रे, हर्माइट, ये सारा चीज, उसको क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ देखो कि वहां पे ऑर्थो नॉर्मल रिलेशन है, यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल रिलेशन है। तो उससे क्या होगा, आपकी टॉपिक बिल्कुल ही छोटी नजर आएगी। लगेगा यार एक ही चीज तो करना है बार बार, है ना। स्टूडेंट से कहाँ दिक्कत होता है, जब वो टॉपिक को जरूरत से ज्यादा डिवाइड करने लगते हैं, फिर वो एंजाइटी का काम करता है। अगर अब मैं कहूँ कि तुम्हें पूरी क्लासिकल में 5 चीज पर ही ध्यान देना है, तो कितना रिलैक्स हो जाओगे। अब मैं कहूँ नहीं तुम्हें 50 डिफरेंट चीजें याद रखनी है, तो तुम्हारे दिमाग यार 49वां क्या होगा, 48वां क्या होगा, है ना। सो ये चीज हमें नहीं करना है, हमें सारे चीज को 4 या 5 पार्ट में, 5 या 6 पार्ट में डिवाइड करना है। जब बड़ा टॉपिक है तो मैक्सिमम 5 से 6, छोटा टॉपिक है तो 2 से 3। ठीक है, सो ये हमारा आइडिया रहेगा पूरे चीज को करने का। ठीक है, सो आज के लिए तो इतना ही रहने देता हूँ। कल से हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और कल ही हम लोग डिफरेंट टाइप के सिस्टम जिसका जिसका हमें लैग्रेंजियन निकालना है, उन सब के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो किसका किसका सिंपल पेंडुलम से शुरू करूंगा, फिर मूविंग पेंडुलम पे जाऊंगा, रोटेटिंग पेंडुलम, डबल पेंडुलम, एक तरह के पेंडुलम हो गए, फिर डिफरेंट टू बॉडी सिस्टम के लिए अलग अलग करेंगे। तो पहले सारे को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, और फिर उसको मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन देखेंगे। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। टेस्ट देना है तुम लोग को, मोहित टेस्ट देना है, तो STR का ही टेस्ट दोगे, दोगे टेस्ट, दे दो, पूछ लो, डाउट पूछ लो। हाँ, डाउट है तो पहले डाउट कर लेते हैं, है ना। डाउट आज डाउट कर लेते हैं, कल टेस्ट दे दो। ठीक है, हाँ। सो आप लोग सतीश सर से मिल लो, ठीक है, इन लोगों का मैं डाउट क्लियर कर दूं।